बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इस तरह से पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले जारी हैं और आज जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अरशद नदीम ने जो है वो अब फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा और ग्रेनेडा के प्लेयर के बाद वो तीसरे नंबर पर आए अपने पूल में और इस तरह से वो अब फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए हैं। साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स में आज जो पहला हॉकी का सेमीफाइनल मैच खेला गया उसमें नीदरलैंड और स्पेन की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी और इस पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड की टीम ने स्पेन को आउट क्लास किया 4-0 से और इस तरह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त इन प्रोग्रेस है कि जहाँ पे जर्मनी और इंडिया की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं और इस वक्त तक मुकाबला जो है वो 2-2 गोल से बराबर है। तो अब देखना है कि कौन सी टीम जो है वो नीदरलैंड को जो है वो फाइनल में ज्वाइन करेगी। इसके साथ साथ आज और भी बहुत सारी खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से भी और एक आज एक अफसोसनाक खबर भी रही कि जनाब ग्राम थॉर्प जो सरे से खेलते रहे इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैचेस और 82 उन्होंने एक रोज़ा मैचेस खेले, आज वो इस दायरे फानी से कूच कर गए। एक बड़ा लॉस है इंग्लैंड क्रिकेट के लिहाज से क्योंकि इस ग्राम थॉर्प एक बहुत ही टेक्निकली साउंड बैट्समैन के तौर पर जाने जाते थे। और इसके साथ साथ हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम के अरशद नदीम को ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। शहबाज शरीफ। पीसीबी के एडवाइजर ने वकार यूनुस की तकर्री लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। कज़ाफी स्टेडियम की नई बिल्डिंग का डिजाइन मंजर आम पर आ गया। कज़ाफी स्टेडियम की नई बिल्डिंग का डिजाइन जदीद तर्ज का बनाया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 25 खवातीन क्रिकेटर्स 8 से 24 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में स्किल्स एंड फिटनेस कैंप में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का एहसन इकदाम। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अफगान ब्लाइंड क्रिकेटर्स को क्रिकेट सिखाने लगे। अफगानिस्तान में पहली बार ब्लाइंड खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लगाया गया। और श्रीलंका और भारत के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। श्रीलंका को 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि पाकिस्तानी शाहीन ने कामयाबी हासिल की और एक रोज़ा मैच अपने नाम किया। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया है, लेकिन वकार यूनुस की तकर्री को जनाब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ये चैलेंज करना बनता भी इस लिहाज से था क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कल के शो में कि 19 अगस्त थी लास्ट डेट और कल हमने देखा कि वो चेयरमैन पीसीबी के साथ बतौर एडवाइज़र बराबर वाली नशिस्त पे थे, वो तशरीफ़ फरमा नज़र आए हैं। इस हवाले से अपडेट करने के लिए इमरान लतीफ़ हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या तफसीलात रही। इमरान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से और क्या हैपनिंग रही हैं आज क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में? बिल्कुल अली सलमान, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी के हमरा एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी वकार यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपना आइंदा के लाहे अमल पेश किया था। इसके साथ साथ कहा था कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मगर आज लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मशकूर हुसैन की जानिब से नदीम सरवर एडवोकेट की वसात से एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वकार यूनुस की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइज़र की तैनाती गैर कानूनी और पीसीबी के आइन के खिलाफ है, इसको गैर कानूनी करार दिया जाए और कालादम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीसीबी की जानिब से इस असामी पर इस भर्ती के लिए या तैनाती के लिए किसी भी किस्म का इश्तिहार नहीं दिया गया। लिहाजा दरख्वास्त गुजार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वफाक को और दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकार यूनुस की एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी जो तैनाती है इसको कालादम करार दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 5 अगस्त को वकार यूनुस को बतौर एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी तैनात किया गया था। ठीक है इमरान, हम अपडेट कर रहे थे इमरान कि उसके हवाले से कि जो जिस तरह से एक यहाँ पे फाइल किया गया केस अगेंस्ट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ वकार यूनुस एज एन एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स की और जी टीवी की कोशिश ये होती है कि हम हमेशा जो है अपने उन लोगों को, अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, उनकी हैप्पीनेस को याद रखते हैं कि जो पाकिस्तान है कि सब जलाली परचम अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया में बुलंद किया। जी स्पोर्ट्स का एजाज़ हासिल है कि हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ही नहीं बल्कि ग्रास रूट से भी लोगों को जो है वो
प्रमोट करते हैं, और उन्हीं में से एक है जनाब बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब, जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे उनकी कुछ तस्वीर भी चल रही हैं। इकबाल कासिम साहब आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में इनका शुमार होता है। बेंगलोर में जिस अंदाज से इन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से इन्होंने जो मुख्तलिफ जो है वो टूर्स के ऊपर पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया और मुख्तलिफ हैसियतों में जो है वो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया, वो इकबाल कासिम साहब का जो किरदार है वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। साथ साथ अपने डिपार्टमेंट नेशनल बैंक को जिस तरह से इन्होंने हेड किया और नेशनल बैंक को एक बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से उन्होंने एक नाम दिया, एक मुकाम दिया, क्योंकि नेशनल बैंक की जो क्रिकेट टीम थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक नर्सरी का काम करती थी, और जो अंडर 90 के जितने भी प्लेयर होते थे मोर और लेस, वो सबसे पहले उनकी जो पहला अपॉइंटमेंट होता था वो नेशनल बैंक में ही होता था। मैं आमिर की बात कर लूँ, मैं सलमान बट की बात कर लूँ, मैं खालिद लतीफ़ की बात कर लूँ, खुर्रम मंजूर की बात कर लूँ, हम्माद आजम की बात करूँ, नवाज़ की बात करूँ, अलगर्ज में मैं नाम लेते जाऊँगा, शायद ये गिनती ख़त्म नहीं होगी कि नेशनल बैंक ने उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया था कि जहाँ से आगे चलकर वो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने में कामयाब हुए। तो सर GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से और हम सब की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नक़ी की जानिब से आपको सालगिरह की इकबाल कासिम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और आप ऐसी हज़ारों सालगिरह सेहत सलामती और तंदुरुस्ती के साथ मनाते हुए नज़र आएँ। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर और जर्मनी के कोच जिन्होंने इंग्लैंड में भी जो है स्काउटिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अतीक उज़्ज़मा हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वक़ार यूनुस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, और जहाँ पे एक शायरी ने जो है वो केस फाइल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। इस वक्त मेरे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद है पाकिस्तान में फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर और जर्मनी के नेशनल कोच, और साथ साथ इंग्लैंड के स्काउट, यानी जो इंग्लैंड में जो प्लेयर्स हैं उनको जो टैलेंट है उसको देखना, परखना और फिर उसको मेन स्ट्रीम तक लेकर आना, ये इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। मेरे साथ मौजूद हैं अतीक उज़्ज़मा साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। सबसे पहले तो मुझे क्विकली बता दीजिएगा, आप इंग्लैंड में इन दिनों मुकीम है और आज ग्राउंड थॉर्प के हवाले से एक अफसोसनाक खबर आई। कितना बड़ा खिला है जो इंग्लैंड की क्रिकेट में इनके जाने से पैदा हुआ, क्योंकि टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन थे, 100 टेस्ट मैचेस खेले, 82 इन्होंने एक रोज़ा मैचेस खेले, इंग्लैंड के लिए बड़ा नाम था इंग्लैंड क्रिकेट के लिहाज से। हाँ, एक तो प्लेयर में उनका अपना एक मुकाम था, फिर उन्होंने अपना कोचिंग में मुकाम बनाया था और बैटिंग कोच थे इंग्लैंड के, और उसके बाद मेरे ख्याल से उनको अफगानिस्तान के लिए हेड कोच की ऑफर हुई थी जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, मगर मेरे ख्याल से कोई इंटरनल उनके प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके काफी अरसे से। मतलब वो बिल्कुल ही मार्केट से बिल्कुल उनका कोई नाम नहीं था, और अचानक ये खबर आई कल के उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत ही सैड न्यूज है कि कोई भी अच्छा क्रिकेटर जब जाता है तो बहुत दुख होता है। बहुत अच्छे प्लेयर थे, हम भी फॉलो करते थे अपने बचपन में उनको, और इंग्लैंड के बहुत ही माइनस लेफ्ट हैंड बैट्समैन हुआ करते थे। तो ऑल थॉट्स विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल, और इससे पहले भी उनको मेंटल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया था, उन्होंने ब्रेक लिया था, उसके बाद दोबारा से उन्होंने फिर अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया था। सो रेस्ट इन पीस ग्राहम थॉर्प, बड़ा एक नुकसान है इंग्लैंड क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन आप तक ये खबर पहुंची होगी कि इंग्लैंड ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेज़बानी से इनकार कर दिया। ये वही इंग्लैंड है जो एक ज़माने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेज़बानी से इनकार कर दिया? मुझे आप ही से पता चला इसी प्रोग्राम में ये कि ऐसी कोई बात हुई है, और मुझे तो ये तक भी नहीं पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड को। चले मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ क्वेश्चन। आपको, आप वहाँ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो क्रिकेट रिलेशन है, ECB इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और PCB के दरमियान, वो आपको कैसे नजर आते हैं? नहीं, रिलेशन तो अच्छे हैं, देयर इज नो इश्यू विद इट, मगर जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है, और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला होगा। मगर मुझे तो इस बात की हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में टूर्नामेंट कराने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसकी वजह क्या है और क्या लॉजिक बनती है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान में हो रही थी बड़ी अच्छे तरीके से हो रही थी, और नेक्स्ट ईयर हमने ये भी सुना था कि ना पेशावर में भी मैचेस होंगे और दूसरी जगह मैचेस होंगे, सारे शहरों में मैचेस होंगे, बड़े बड़े शहरों में। तो पाकिस्तान सुपर लीग है,
पाकिस्तान की लीग है और पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता लॉजिक के इंग्लैंड में किस बुनियाद पे वो टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं। क्योंकि अप्रैल से मई तक की विंडो दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे उन कोशिशों को सबूताज होंगी, वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइम लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल से वेदर का एक इशू हो सकता है कि ना अप्रैल और मई में जो होता है वेदर जो काफी गर्म होता है पाकिस्तान में, और क्रिकेट मोस्टली होती नहीं है इस वेदर में, और मेरे ख्याल से ये एक इशू हो सकता है। और मेरे ख्याल से उनको ये भी शायद ये होगा कि ये भी आस होगी कि इंग्लैंड के मोस्टली जो सारे नामवर प्लेयर है वो भी हिस्सा लें उस लीग में, तो इंग्लैंड बेस्ट जगह होगी उनके लिए। और मेरे ख्याल से ग्राउंड यहाँ पे पाकिस्तान ज्यादा फिल कर सकता है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान में सिवाय लाहौर के और एक दो और शहरों के कराची बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि कराची में जिस तरह के ये लोग सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स करते हैं उसमें एक आम पब्लिक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो मैच ग्राउंड में मैच देखने के लिए आए। खासतौर पे ओल्ड एज लोगों के लिए और बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि वो ग्राउंड में आए, मैच देखें, इतनी वॉक करके 1 या 2 किलोमीटर की वॉक कर आए। तो मेरे हिसाब से पीसीबी को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे करें, हर बड़े बड़े ग्राउंड के साथ अच्छे होटल होने चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए, शहर रुकना नहीं चाहिए टूर्नामेंट के दौरान। शहर रुकने की वजह ये होती है कि टीम वहां से ट्रैवल कर रही होती है तो वो सारे आसपास के 1-2 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो बहुत गलत है, जिससे शहरी काफी परेशान होता है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की लीग है पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं वापस आऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे कवर भी करनी है। थोड़ा सा मैं इंडियन क्रिकेट पे बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर पाकिस्तानी क्रिकेट को कंटिन्यू करेंगे। ये गौतम गंभीर के आने के बाद बड़ी उम्मीद थी कि एग्रेशन आएगा इंडियन क्रिकेट के अंदर, और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप वो जीत कर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आउट क्लास कर देंगे। T20 में तो उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन वनडे में आपको क्या लग रहा है कि पहला मैच जो है वो टाई हुआ, फिर दूसरे मैच में श्रीलंका जीत गया, और अफसोसनाक बात यह कि दोनों वनडे मैचेस में पूरे 50 ओवर भी टीम इंडिया नहीं खेल सकी। देखिए, जब नया कोच आता है तो वो अपने साथ अपना एक अपनी कोचिंग फिलॉसफी लेकर आता है और उसका एक तरीकाकार होता है। उन तरीकाकार को समझने के लिए प्लेयर को काफी टाइम लगता है और हर प्लेयर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनानी पड़ती है कोच को, तो उसके लिए टाइम रिक्वायर होता है। देखें, अभी यहाँ पे भी मैं आपको मिसाल दूंगा, मैं क्लब फॉलो करता हूँ आर्सेनल फुटबॉल क्लब, और जब आर्सेनल वेंगर होते थे कोच, वो काफी लेजेंडरी कोच रहे यहाँ के। जब वो छोड़ के गए तो मिकेल आर्टेटा को उन्होंने साइन किया उनाई एमरी के बाद, तो पहले साल ही लोगों ने बोला कि इनको सैक कर दो, कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही थी। तो जो अपनी फिलॉसफी वो लेकर आए थे, जो अपना कल्चर बनाना चाह रहे थे, वो एक साल में नहीं बन पा रहा था। तो बोर्ड ने उनको ट्रस्ट किया और उसको उनका कॉन्ट्रैक्ट को इवन सैक करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया और लंबा। मगर अगले साल उन्होंने फिर चैंपियनशिप प्रीमियरशिप ऑलमोस्ट जीत ली थी, आखिरी मैच में जाके थोड़ी सी गन कर दी जहाँ पे मैच हार गए वो, जिसकी वजह से चैंपियनशिप नहीं जीते। और उसके बाद उन्होंने फैंस का एक ऐसा कल्चर बना दिया कि फैंस की सपोर्ट वापस आ गई। जो फैंस आर्सेनल को कह रहे थे कि आर्टेटा को सैक करो, वही फैंस कह रहे थे कि यही हमारा आर्टेटा है, उसके गाने गाने लग गए, हर मैच में उसके गाने गाने लग गए। तो एक गौतम गंभीर को भी एक टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही सेंसिबल चॉइस थी जो गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच के लिए, क्योंकि एक उनकी पर्सनैलिटी है, एक उनकी लीडरशिप स्किल है जो आपने आईपीएल में भी देखी होगी। जिस तरह वो बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर, एक सेंस नजर आता है कि वो बात कर रहे होते हैं, एक लॉजिक नजर आ रही होती है, बहुत ही काम बंदे हैं। तो उनको टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, तो टाइम देना चाहिए, और ऑब्वियसली पेशेंस इज की। और अगर पहले साल में नतीज नहीं आए तो होपफुली कि वो लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान या इंडिया में हम कोचेस को टाइम देने के लिए इतना तैयार होते हैं? क्योंकि अभी क्योंकि खुद दिल्ली से खेलते थे गौतम गंभीर, और दिल्ली के ही प्लेयर थे विराट कोहली, और दिल्ली के ही प्लेयर हैं आशीष नेहरा। आशीष नेहरा ने क्रिटिसाइज कर दिया, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को इस सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं टीम में शामिल करना चाहिए था, यंग ब्लड पे जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी एक स्टेटमेंट वो दे चुके हैं कि अगर यहाँ पे विराट कोहली खेलते रहे तो फिर हम जायसवाल को कब एक्शन में देखेंगे। नहीं, बात ठीक कर रहे हैं वो, मगर मसला ये होता है ना कि अली भाई के आप हर कोच का एक अपना कॉम्बिनेशन होता है, एक अपने कॉम्बिनेशन के साथ वो जाना चाहता है। जब वो कॉम्बिनेशन चल जाता है तो उसकी वाह वाह हो जाती है, जब कॉम्बिनेशन नहीं चलता तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। ये नॉर्मल सी चीज है, और वो उनकी अपनी एक मेंटालिटी है, उन्होंने अपना एक टीम स्ट्रक्चर बनाया है कि मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों फिट होते हैं, ठीक है ना। और मे भी वो चाह रहे होंगे कि उनके होते वही हम है ना किसी लड़कों को डेवलप करके, ताकि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उनको हम कहें कि भाई ठीक है, अब हमारे पास यंगस्टर आ गए हैं, अब आप अपने ना रिटायरमेंट की तरफ या जो भी करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है।
तो एक नया कोच आके अचानक ही प्लेयरों को निकाल देता है ना, तो वो भी गलत हो जाता है। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा है कि नया कोच आया, उसने आगे ठक ठक करके इस प्लेयर को निकाल दिया, आमिर आया, आमिर को निकाल दिया, फिर वही प्लेयर दोबारा टीम में वापस आ गए। तो आपको एक है ना, एक जो भी कोच को आप लाते हैं, जब उसको ट्रस्ट करते हैं, आपने उसको लॉन्ग टर्म डील दी होती है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस कल्चर को बनाने के लिए भी लॉन्ग टर्म मौका देना चाहिए। और इंडिया के पास बहुत बहुत टैलेंट है, और मेरा निकाल के ना ये ज्यादा देर तक चलेगी इस तरह की रिपीट, और ये कमबैक करेंगे अच्छा, और अच्छी एक दोबारा से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऑलराइट, कोई ऐसा नहीं लगता आपको कि इंडिया की टीम से फ्लरिश कर रही है? अगर T20 का अगर हम बात करते हैं, T20 वो जीत गए, 50 ओवर का वो फाइनल खेले, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, चैंपियंस ऑफ लेजेंड वो जीत गए, विमेंस क्रिकेट भाई एशिया कप हुआ, उसमें उनकी टीम जो है वो विमेंस टीम जो है वो फाइनल में पहुंची। तो ऐसा क्योंकि आप खुद इस बात के शिकार रहे, ऐसा तो नहीं कि कोई काला जादू वादू कर दिया हो? नहीं ऐसी कोई चीज नहीं होती अली भाई। देखें, आप देखें 50 ओवर की जो क्रिकेट है ना, लिस्ट क्रिकेट को बहुत ही अंडरमाइन किया हुआ है इस वक्त। और आप देखें इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया है, इंग्लैंड ने भी वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया था, 50 ओवर नहीं खेल पा रहे थे। उसकी वजह यह है कि शॉर्ट टर्म क्रिकेट इतनी हो गई है, डोमेस्टिक में 2-2 टूर्नामेंट शॉर्ट टर्म के हो गए, ठीक है। जिस तरह जब इंग्लैंड में 100 चल रहा होता है, उसी दौरान 50 ओवर का भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट उसी दौरान चल रहा होता है, तो वो क्लैश आ जाता है उसमें। तो प्लेयर 100 खेल रहे होते हैं, 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो बॉलर्स के पास भी ना 50 ओवर की क्रिकेट में आपको 3 स्पेल करने पड़ते हैं, 20 ओवर की क्रिकेट में आपको 2-2 ओवर के 2 स्पेल करने पड़ते हैं, या 100 में आपको 1 स्पेल में ही सारे ओवर आप कर लेते हो, सारी बॉलें कर लेते हो। तो वो एक जो फिजिकलिटी है और मेंटेलिटी है और जो एक टेम्परामेंट है ना 50 ओवर क्रिकेट का, वो खत्म हो रहा है दुनिया से। और देखा होगा कि सारी टीमें जो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला, तो उसके बाद से 50 ओवर की क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे की कहाँ हो रही है? अब जाके मैंने देखा कि इंडिया और श्रीलंका खेले, तो लोगों को प्रैक्टिस है नहीं उस चीज की। तो मे बी श्रीलंका उससे ज्यादा प्रेपर होकर आई है, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और इंडिया का फोकस T20 पे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी इंग्लैंड पे बात कर लेते हैं कि मैथ्यू मॉट के जाने के बाद जो उन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की। अब कुछ नाम सामने आ रहे हैं, संगकारा का नाम आ रहा है बतौर कोच है, राहुल द्रविड़ का नाम भी आ रहा है। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है कि कौन कोच आ रहा है इंग्लैंड का? अली भाई, मैं इन चीजों में वैसे, क्योंकि मैं खुद में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हूँ, मगर इस चीजों पे कमेंट करूंगा तो मेरे लिए शायद प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मगर काफी नाम जहन में आ रहे हैं, लोगों ने ये भी बोला कि हो सकता है ब्रैंडन मैकलम बन जाए, हो सकता है एंड्रयू फ्लिंटॉफ को मिल जाए। तो ये चीजें रूमर्स काफी आ रहे हैं, मगर मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट है नहीं इतना, क्योंकि मैं अपना फोकस अपनी स्काउटिंग पे और अपना जो मुझे इंग्लैंड ने भी अंडर-19 के साथ कोचिंग का रोल दिया है उस पे मैं फोकस कर रहा हूँ ज्यादा। तो इंशाल्लाह मुझे अपने काम पे फोकस कर देते हैं, और ये मेरे लिए कोई कंट्रोवर्सी ना करे। फिर आपने अंडर-19 की बात की है, तो आपके अंडर-19 की बात करते हैं। एंड्रयू फ्लिंटॉफ के जो साहबजादे उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया है, तो कैसा टैलेंट आ रहा है इंग्लैंड से? देखिए, उसका कोच बड़ा अच्छा था ना, जिसने उसको बचपन में कोच किया है। मैं कोच का नाम नहीं बताऊं क्योंकि हमारे वहाँ क्रेडिट बहुत लेते हैं लोग, मगर मैंने भी क्रेडिट दिया। मेरे पास भी बहुत तस्वीरें पड़ी हुई है घर में जाके कोचिंग करने की एंड्रयू फ्लिंटॉफ की, मगर मैं इन चीजों को वो नहीं करता। मगर सवाल मैंने आपसे किया इसीलिए है कि मुझे मालूम है कि आपने उसको बचपन में, उसके जो अवाइल उम्री उसमें आपने कोच किया। सवाल मैंने किया आपसे इसीलिए। थैंक यू आपका। मगर शुरू से ही रॉकी जो था वो बहुत ही टैलेंटेड था। तो 2 बच्चे हैं, रॉकी और कोरे, और कोरे भी बहुत अच्छा है, मतलब लंबा तड़ंगा अपने अब्बू की तरह ही है, और अच्छा फास्ट बॉलर है वो भी, मगर वो इंजरी का काफी शिकार रहता है बीच में, तो उसको अभी बॉलिंग इतनी फुल पेस से नहीं कर रहा। मगर रॉकी के अंदर बहुत टैलेंट है, और बिल्कुल अपने फादर की तरह ही खेलता है। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अच्छा उसको गेम कंट्रोल करना भी आता है, और बॉलिंग भी अच्छी करता है, और फील्डर भी अच्छा, और बहुत जबरदस्त एथलीट है। मेरे हिसाब से फ्लिंटॉफ अब इस एज में इतना अच्छा नहीं था जितना उसका अपना बेटा है। ठीक है, ऑलराइट। और अभी रॉकी की आपने बात की है, तो रॉकी उनके बेटे का नाम है, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद फ्लिंटॉफ ने खुद बॉक्सिंग जो है वो शुरू कर दी थी। तो रॉकी के यानी सिल्वेस्टर स्टाइल उनके बड़े फैन रहे एंड्रयू फ्लिंटॉफ। जरा वापस आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। यहाँ जो ये बॉक्सिंग, दिंगा मुश्ती, रेसलिंग, कबड्डी चल रही है, मलाखड़ा चल रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान क्रिकेट कब सही होगी? क्योंकि जब आप खेलते थे, जब से ये मामला चल रहे हैं, उससे पहले से चल रहे हैं, 1952 से ये मामला वही चल रहे हैं। अगर मैं कोई 1960 का कोई शो निकाल लूं, 1970 का शो निकाल लूं, 1980 का, तो ऐसा लगेगा वो ताजा ही शो है, वो आज का ही शो है। मामला कब सही होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के? अरे भाई, मामले उस वक्त सही होंगे कि जब हम अपने अंदर एक करेज पैदा करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब जो भी आते हैं और जो हैं करंट हैं, जो प्रीवियस हैं, उनके अंदर एक करेज होगी कि वो कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पीपल को बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखें। जब आप लेजेंड्स और 90 एरा के लोगों को रखेंगे, जिनको आप बार बार ट्राई करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे, तो एक मिसाल बड़ी अच्छी देते हैं इंग्लैंड में, if you keep on doing the same thing, you only gonna get what you already got.
कि आपके पास जो है वही आपको मिलेगा अगर आप वही एक ही चीज कर रहे हो। अगर आप एक ही चीज कर रहे हो और दूसरा रिजल्ट मांग रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो मुझे तो हैरत ये होती है कि अब तो मतलब ऐसा हो गया कि ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं कि आम पब्लिक जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है वो भी है ना उसको क्रिटिसाइज कर रही है, कह रही है कि यार ये कौन सा बेवकूफाना हरकत की है पीसीबी ने। अब मैं तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गया अली भाई। अब मैंने एक तैयार कर लिया, मैं सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव था। मुझे देखें, मैं जब क्रिटिसाइज नहीं करता, सिर्फ मैं तारीफ भी करता हूँ अगर कोई अच्छे काम होते हैं, मगर वो तारीफ जो होती है ना वो एक दफा हो जाती है। लेकिन बात ये कि आप डिसअपॉइंट हो गए। अभी आपका मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आएंगे। जितना आपके साथ का बकौल आपके कि आप पे काला जादू भी हुआ, जिस तरह आपको डिसरिस्पेक्ट भी किया गया, सब कुछ किया गया आपको, तो डिसअपॉइंट होना ही खाली जो है मसले का हल नहीं है। मसले का ये कि फिर आप सच भी बताएं जो आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुआ। मैं जरा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जरा वापस आऊंगा और पूछूंगा जरा अतीकुज़्ज़मा से इनको काम करने क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो नेशनल कोच है, इंग्लैंड उसको अपना स्काउट बना रहे को टैलेंट के लिहाज से, वो पाकिस्तान में क्यों काम नहीं कर सका। सुई गैस को उसने जबरदस्त तरीके से कोच किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके वो क्यों जो है वो बिल्कुल नाकारा पुर्जे की तरह उसको साइड में रखा गया। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से और होता क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में, पाकिस्तान क्रिकेट की जो राहदारियों में होता क्या, ये डिस्कस करेंगे अतीकुज़्ज़मा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतीकुज़्ज़मा साहब हमारे साथ बज़रिए वीडियो लिंक मौजूद हैं। अतीक, आप जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप जर्मनी के नेशनल कोच हैं, सुई सदरन गैस को जिस तरह से आपने ट्रांसफॉर्म किया उस टीम को, बाबर आजम, आमिर, शोएब लेकिन जैसे प्लेयर को आपने कोच किया, आमिर यामीन जैसे प्लेयर को आपने कोच किया, वहाँ पर आप कामयाब रहे। फिर इसके बाद आप इंग्लैंड के साथ अभी मुंसलिक हैं, लेकिन लाहौर कलंदर के साथ आप परफॉर्म नहीं कर सके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ परफॉर्म नहीं कर सके। ये क्या वजह है? क्रिकेट बोर्ड में असल में होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो कुछ शतरंज के ऐसे प्यादे हैं या ऐसे मोहरे हैं कि जो बहुत पीछे नजर आते हैं, अचानक से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं और सबसे आगे नजर आते हैं। ये मोहम्मद वसीम बार बार घूम फिर कर आते हैं। ये क्या ऐसे गीदड़ सिंगी इन लोगों के पास? देखिए अली भाई, आपको पता है कि पीसीबी में अपॉइंटमेंट किस तरह होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है ना, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि एडवर्टाइज नहीं दिया और कोर्ट में केस हो गया। देखें, ये एडवर्टाइज देना वेना ये सिर्फ खाना पूरी होती है। जब मेरा पीसीबी में अपॉइंटमेंट हुआ था तो एडवर्टाइज देने से 1-1.5 महीने पहले ही हम लोगों की अग्रीमेंट हो गया था, वर्बली सारी चीजें हो गई थी, सब कुछ हो गया था कि ये हो रहा है। फिर एडवर्टाइज दिया, फिर वो दिखावे का इंटरव्यू हुआ, तो ये चीजें होती हैं। कभी पीसीबी ने किसी को सीवी देख के उसका अच्छे इंटरव्यू में उसकी क्वालिटी देख के कभी सेलेक्ट नहीं किया। वो हमेशा से सेलेक्ट कर लेते हैं, हो जाते हैं, और परफॉर्मेंस बेसिस पे कोई भी नहीं आता पाकिस्तान पे। ठीक है, एक दौर था जब वसीम खान साहब आए थे, उन्होंने आके 1 साल देखा था लोगों को, फिर आके उन्होंने छांटी शुरू कर दी, कॉम्पिटिटिवनेस और पढ़े लिखे लोगों को और एक्सपीरियंस लोगों को लाना शुरू किया। तो ज्यादा अरसे नहीं चले, वो बाहर हो गए। तो जो सही चीजें करता है वो पीसीबी में ठहर ही नहीं सकता, और पाकिस्तान में किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ठहर सकता। बहुत मुश्किल काम है अली भाई, कि अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी, अगर मैं गलत चीज देखूंगा तो मैं गलत बोलूंगा। ठीक है, और वो मैं जब गलत बोल दूंगा और अगला बंदा उसको ना या तो सही बोल रहा होगा या उसको ना प्रिटेंड कर रहा होगा ये सही चीजें हैं, या वो प्रेशर में होकर कह रहा होगा क्या नहीं यही सही है, तो फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कितनी आजादी थी आपको पीसीबी में जब आप रहते थे? आपको कितनी आजादी थी काम करने की भी, और साथ साथ क्योंकि ये बात मैं आपके सामने बर्मिला ये बात कह रहा हूं कि हमारी आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और आज से हमारी आपकी दोस्ती नहीं। जब आप और मैं दोनों अंडर 14 खेलते थे, हारिस एयाज, आप, मैं, आमिर इकबाल, हम सब के बड़े अच्छा एक तालमेल रहा है। लेकिन पीसीबी में जाके अतीकुज़्ज़मा इतना बदल गया था कि ना मैसेज के जवाब देते थे, ना सोशल मीडिया पे जवाब देते थे। पाबंदियां थी आपको किसी मखसूस शख्स की तरफ से? देखिए, पीसीबी में ऐसा था कि अली भाई, अगर मैं कोई पोस्ट भी लाइक कर दूं ना, तो उसके लिए मेरे पास फोन आ जाया करता था कि ये पोस्ट क्यों लाइक कर दी। मतलब नापसंदीदा बंदे की पोस्ट क्यों लाइक कर दी? हाँ, अब जैसे किसी बंदे ने मेरे पास आदिल अमीन की स्टैट्स भेजी। आदिल अमीन का मैं कोच था सुई सदरन गैस में, ठीक है, और मुझे पता है कि आदिल अमीन लिस्ट है क्रिकेट का, टॉप प्लेयर है पाकिस्तान का, और उसको इंटरनेशनल ओडीआई खेलना चाहिए था। ठीक है, तो किसी ने मुझसे स्टैट्स शेयर की और मैंने उस स्टैट्स को लाइक कर दिया, और मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ गया मैंने क्यों लाइक किया। भाई मतलब वहां पे खाना खाने की भी परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई के यार खाना खाने चले जाओ, नहीं चले जाओ। ये तो एक मजाकिया बात कर रहा हूँ, मगर वहां पे इतनी रिस्ट्रिक्शन थी ना कि कोई भी काम करने से पहले ना आपको हर तरीके से पूछना पड़ता था कि भाई मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। तो आई वाज वेरी फेड अप एक्चुअली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बंदा अपना ना
खुद से कोई चीज कर ही नहीं सकता। एक जेल के अंदर आप नहीं कैद हो जाते, मतलब एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, एक जॉब इस जेल का जेलर कौन था? जेल के बहुत सारे जेलर थे। कौन? नदीम भाई जेलर थे ऑब्वियसली, और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो कजाफी स्टेडियम में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं नाम वाले, वो सारे ही जेलर थे। उसके फिर रमीज भाई आ गए थे तो वो अकेले वो शहनशाह बन गए थे। शायद मोहम्मद वसीम भी आपको मना करते थे पोस्ट को लाइक करने को या जवाब देने को? नहीं, मोहम्मद वसीम ये है कि डायरेक्टली तो मुझसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं, वो मेरा बॉस नहीं था, और वो बॉसों से चीजें कहलवा देते थे ये लोग कि भाई ये देखें इसने ये क्यों कर दिया, इसने ये क्यों कर दिया, इसने ये क्यों, क्योंकि देखें बात ये है ना कि उस चीफ सेलेक्टर जब होता है और आप किसी सिलेक्शन की चीजों को इंटरफेयर करते हो, जारी बात है पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि जिसमें आप फौरन माइंड कर जाते हैं चीजों को, सही है ना, आप फौरन पर्सनल हो जाते हैं, देखो ये मेरा काम है क्यों कर रहा है, ये नहीं देखते कि उसकी इंटेंशन अच्छी है, भाई वो बंदा सही बंदे की बात कर रहा है, जरा उसकी बात सुन लो, उसको पास भी एक्सपीरियंस है, उसने भी चीजें देखी हुई है, उसने भी दुनिया देखी है, उसने भी टीमें खिलाई हुई है, तो एक कुछ बात कर रहा होगा, कुछ लॉजिक होगी, कुछ सुन लो, तो वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अच्छा, मेरे पास देख टाइम कम है, क्या कराची लाहौर की राइवलरी थी? क्योंकि मैं रमीज राजा का मुसलसल ये चला रहा हूँ अपने शो में कि जब वकार यूनुस आए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम, मुझे कहनी नहीं चाहिए बात नेशनल टीवी पे, लेकिन रमीज ने खुद ये बात कही है कि वकार यूनुस ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें पंजाबी आती है जब भी तुम टीम में सर्वाइव करोगे, मीटिंग ही पंजाबी में करते हैं। ये आपने महसूस की चीजें जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सके? मुझे ऐसा फील होता था कि मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे ऐसा फील होता था, ठीक है ना। मगर मेरा जो हमारे जो साकी भाई थे, सकलैन मुश्ताक, उमर रशीद, मोहम्मद यूसुफ, ये हम लोगों का बहुत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते, साकी भाई बहुत ख्याल रखते थे हम लोगों का, और कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया। मगर जो एनवायरमेंट में दूसरे लोग थे ना, दूसरे जो लोग थे, जेलेसी बहुत थी वहां पे, वो लोग इस चीजों को फील कराते थे कि यार ये कौन लोग थे? मतलब अभी आपने कहा ना डिसअपॉइंट हो गए, तो कौन लोग थे? पता तो चले ना कि इस कौम के विलन कौन है। अली भाई बहुत से लोग हैं, बॉसों के तो नाम ही मैं भूल गया, वो जो एनसीए में होते थे, कोच एजुकेशन में और इस उसमें तो ये बातें होती थी कि यार ये देखो कराची की है ना लॉबी बन गई है, 3 बंदे खड़े हो गए, एनएचपीसी में 3 बंदे आ गए थे, मैं, उमर रशीद और मोहतशिम रशीद तो पहले से ही थे। तो ये बातें हल्की फुल्की इनडायरेक्टली कभी हमारे सामने किसी ने की नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर ये इनडायरेक्टली ऐसा फील होता था यार ये लोग ना हमें आउटसाइडर समझते हैं। ठीक है, अच्छा, मिसबा की टीम थी वो पूरी आउटसाइडर समझती थी हमें। ठीक है, लेकिन जरा वकार उसके हवाले से आते हैं कि अभी आप किस तरह देख रहे हैं कि 19 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की एज एन एडवाइजर, और 5 अगस्त को बतौर एडवाइजर वो चेयरमैन के साथ बराबर वाली नशिस्त पे नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने तो अजहर महमूद के साथ भी यही किया था जब असिस्टेंट कोच की पोजीशन आई थी, तो वो अभी डेट बाकी थी और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गई थी कि भाई इंटरिम कोच जा रहे हैं, तो इंटरिम कोच उसी को बनाया जाता है जो असिस्टेंट कोच होता है, जो कोच की गैर मौजूदगी में जो कोच वही बनता है जो असिस्टेंट कोच होता है। तो ये एक सारी चीजें मुझे ऑटोमेटिकली सिनेरियो देख के समझ में आ जाता है कि क्या चीजें हो रही थी। ये सारे सेलेक्टिव होते हैं अली भाई, ये पहले से चल रहा है, ये अभी नहीं चल रहा कि मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि अल्लाह करे कि शायद चेंज आ जाए, कुछ चेंज आ गई हो। अच्छा, आपने वकार यूनुस के साथ भी काफी वक्त गुजारा है, लोग ये कहते हैं, भी राशिद भाई के साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो उनके साथ यूबीएल में काफी खेले, उन्होंने कहा कि वकार यूनुस ने अपनी किट नहीं उतारी थी। आपको क्या लगता है कि इस रोल में क्या वो अपनी गुज़िश्ता गलतियों को रेक्टिफाई करने में कामयाब हो सकेंगे, या उनके लिहाज से ये पोस्ट कहते हैं ना कि सर से बड़ा ताज नहीं पहन लिया उन्होंने? देखें, नहीं ये बात तो नहीं है, वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, एज अ प्लेयर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नाम है और लेजेंडरी में शुमार होता है, तो ये नहीं कहूंगा कि पोस्ट उनसे बड़ी है, ये जरूर कहूंगा कि जाहिर बात है कि उनको उससे पहले पोजीशंस मिली हैं जिसमें उनको कामयाबियां नहीं मिली और प्रॉब्लम्स आए हैं, तो होपफुली कि उन्होंने अपनी असेसमेंट की होगी, अपनी खुद ही सेल्फ अवेयरनेस देखी होगी कि मुझे कहाँ कहाँ चीजों को इम्प्रूव करना है, किस तरह प्लेयरों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह चीजों को अच्छा करना है, और होपफुली उनकी इंटेंशन अच्छी होंगी। अगर इंटेंशन अच्छी होंगी, अगर वो फेयरनेस करेंगे तो चीजें अच्छी मिलेंगी इनको, और उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेंगे और अल्लाह ताला सपोर्ट करेगा। अगर आप फिर उनको होते हुए अपने दोस्तों को दोबारा टीम में शामिल कर देंगे और अपना पूरा ग्रुप लाके खड़ा कर देंगे, तो भाई वही चीजें होनी है जो पहले हो रही थी और इसका हल नहीं निकलना। आप नई चीज करके दिखाएं, हम आपकी तारीफ करेंगे, और हम अभी भी पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक है कि भाई अल्लाह करे हमारे मुल्क का जो हाल हुआ है वो किसी तरह सही हो जाए। अगर वकार यूनुस के जरिए होता है हो जाए, मगर मुझे लगता वो नजर नहीं आ रहा। मुझे जो मेंटेलिटी अभी तक नजर आ रही है, जो बातें कर रहे हैं कि लेजेंड आके वो कर लेंगे, देखिए लेजेंड बन गए, उनका काम था। अब लेजेंड जो कोचिंग में लेजेंड है उनको चांस दो, जिन्होंने कोचिंग में इतने सालों से कोचिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, उन्होंने प्लेयरों को बना के पाकिस्तान को दिए हैं। काफी कोचेस हैं पाकिस्तान में इस तरह के
अंडर 19 में भी हैं उसमें, तो आप उनको क्या करोगे? अगर लेजेंड को लाकर उनके सर पे खड़ा कर दोगे, लेकिन अभी आप किस तरह देखते हैं, अभी आप किस तरह देखते हैं? वहाब रियाज को हटाया बतौर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, सो कॉल्ड सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, सीनियर मैनेजर थे, सर्जरी के नाम पे उनको हटाया, बाद में आपने अभी बात कर रहे हैं दोस्तों को लाने की बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं, बाद में अभी मालदीव भेज दिया उनको, जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए कोचिंग कोर्स था, वहां पे वहाब रियाज को उस जगह पे फिट करने की कोशिश की गई। हॉलीडेज होते हैं ना, हॉलीडेज भी तो अली भाई आपको चाहिए होते हैं ना यार। तो मालदीव आपको पता है कितनी जबरदस्त जगह है, वहाँ पे आप जाके हनीमून वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फैमिली का भी, पूरी फैमिली का टिकट दिया होगा। ये वर्ल्ड कप तो उन्होंने हनीमून के तौर पे मनाया पाकिस्तानी कौम के साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं लेवल 4 कर रहा था ना, मैंने 7,500 पाउंड अपनी जेब से पे किया। मैंने पीसीबी को बोला मेरी सपोर्ट करो, फाइनेंशियली नहीं किया, और उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि मैं 7,500 पाउंड बहुत बड़ी रकम होती है पाकिस्तान में, देखें तो आप 20 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं। और मैं पीसीबी का एम्प्लॉय था, और मैंने पीसीबी को बोला कि आपके पास कोच एजुकेशन के लिए फंडिंग होती है, तो आप, मैं लेवल 4 में सेलेक्ट हो गया, मुझे लेवल 4 में सपोर्ट करो। मना कर दिया, स्ट्रेट अवे मना कर दिया। मगर हेड्स ऑफ टू देम, अब मालदीव के टूर हो रहे हैं और जगह हो रहे हैं, हमें तो कहीं टूर पे जाने नहीं दिया, हमें तो मना कर दिया, हमें तो वुमेन्स के साथ काम करने नहीं दिया। अंडर 19 के साथ कोचेस बोलते थे कि इसको दे दो, नहीं असल में आप हमेशा दरवाजे से गए ना, खिड़कियों से कूदते, तो आपको भी वीमेंस टीम के साथ लगा देते। हाँ, ये होता, ये जरूर होता, खिड़कियों से कूदता, और अब मैं दावतें करता और खाना लेके जाता और भाईजान पायजान करता, तो शायद हो जाता। मगर अली भाई, मैंने क्रिकेट में ऐसा नहीं किया। अगर मैं क्रिकेट में करता तो मेरे हिसाब से मैं पाकिस्तान में ऐसे विकेट कीपर खेल गए, उनके लंबे लंबे करियर है, मैं इन सबसे अच्छा था। अगर मैं इस तरह करना होता तो मैं उस वक्त भी करके मैं अपना करियर को लंबा कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। मुझे भरोसा अल्लाह ताला तक कि जितना मुझे मिलना है ना वो अल्लाह ताला मुझे देगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है, और आप भले कम खेलें लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा। आखिरी मेरा आपसे कमेंट है, 10 या 20 सेकंड में दीजिएगा जवाब। आप जर्मनी के नेशनल कोच हैं, और जर्मनी ने भी पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, इंडिया को 3-2 से उन्होंने शिकस्त दी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत खुशी की बात है, और सारी बात है। अब हमारी जो नेशनल टीम है, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, वो वहाँ की डेवलपमेंट जो ओलंपिक स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका भी हिस्सा बन गया है, तो हम उसके मेंबर हैं ओलंपिक कमेटी के ना। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और इंशाल्लाह होपफुली शायद ऐसा हो जाए कि नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला जिसमें क्रिकेट आएगी, शायद जर्मनी को भी आप देखें खेलता हुआ। ये कोशिश है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मगर अभी तक क्रिकेट की कंफर्मेशन हो चुकी है, मगर अभी ये नहीं पता कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, और ये नहीं पता कि उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा टीमों का। तो होपफुली कि किसी तरीके से जर्मनी की टीम उसके अंदर आ जाए, तो आपको जर्मनी की क्रिकेट देखने को मिलेगी ओलंपिक। ऑलराइट, और मेरी दुआ भी और ख्वाहिश भी है कि आप जल्द से जल्द जर्मन सीखें, ताकि आपकी कामयाबियों की राहें जो है वो आसान मजीद हो सके। थैंक यू सो मच अतीक उसामा, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमेशा की तरह बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, और आपने सुना कि ऐसे क्रिकेटर जो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, और दूसरे ममालिक जो है वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं। यही वजह है कि जर्मनी और इंग्लैंड दोनों उनकी सलाहियत और उनके जो टैलेंट है उससे मुस्तफीज़ होते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।